दोस्तों रूस इस धरती का सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी का 10% लैंड एरिया सिर्फ रूस के पास है। रूस का एरिया अमेरिका से डबल और भारत के मुकाबले 6 गुना है। पूरे प्लूटो प्लेनेट से भी ज्यादा क्षेत्रफल रूस का है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का 80% एरिया ऐसा है जो बिल्कुल वीरान और सुनसान है और इस 80% इलाके में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। सिर्फ 20% एरिया में ही पूरे देश की आबादी रहती है। खाली पड़ी जगह पर रहने के लिए रूस की सरकार लोगों को फ्री में मकान दे रही है, उन्हें टैक्स में छूट दी जा रही है और इतना ही नहीं, उन्हें पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग इन इलाकों में रहना पसंद नहीं करते हैं। भारत या अमेरिका जैसे देशों में सभी राज्यों में लोगों की ठीक ठाक संख्या देखने को मिलती है, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। असल में रूस इतना बड़ा है कि ये 2 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। यूरोप वाले हिस्से में देश का सिर्फ 23% आता है, लेकिन देश की 80% आबादी यही रहती है। एशिया वाले हिस्से में 20% लोग ही रहते हैं और वो भी कुछ चुनिंदा शहरों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रूस इतना खाली क्यों है, क्यों रूस का 80% एरिया खाली है। ये खाली जगह रूस के लिए मुसीबतों का बोझ है या फिर इससे रूस को कुछ फायदा भी है। इन सभी पॉइंट्स पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों जरा हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले रूस की ज्योग्राफी को आप समझने की कोशिश कीजिए। रूस का टोटल एरिया 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। रूस देश में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं, यानी अगर आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय करेंगे तो 11 बार आपको अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा। रूस की सीमा 14 अलग अलग देशों से मिलती है। ये इतना बड़ा है कि नॉर्थ में आर्कटिक से लेकर साउथ में कजाकिस्तान के रेगिस्तानों, कैस्पियन सी, मंगोलिया और चीन तक फैला हुआ है। वेस्ट में बाल्टिक सी और यूरोपियन कंट्रीज से सीमा शेयर करता है, तो ईस्ट में विशाल प्रशांत महासागर है। वर्ल्ड मैप में रूस का एक अलग ही प्रभुत्व दिखाई देता है। मौसम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी रूस में देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में मौसम गर्मी वाला या आम लोग के लिए रहने लायक हो सकता है, तो वहीं दूसरे हिस्से में तापमान -50 डिग्री तक हो सकता है। दोस्तों रूस की टोटल पॉपुलेशन 14.7 करोड़ के आसपास है, लेकिन इनमें से 11 करोड़ लोग सिर्फ वेस्टर्न रशिया में रहते हैं और 4 करोड़ से भी कम लोग ईस्टर्न साइड यानी एशिया वाले हिस्से में रहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की एक बड़ी इनइक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है और इसके पीछे कई कारण है। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री तक कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण रूस का 80% एरिया बिल्कुल खाली नजर आता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न रूस यूरल माउंटेन रेंज डिवाइड करते हैं। यूरल माउंटेन के एक और एशियन रशिया है और दूसरी और यूरोपियन रशिया है। यूरोपियन रशिया में ही देश के सभी बड़े शहर जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग मौजूद है। रशिया में कुल 16 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। इनमें से 12 शहर वेस्टर्न रशिया में ही है और सिर्फ 4 शहर यूरल माउंटेन रेंज के दूसरी ओर स्थित हैं। असल में रूस के ईस्टर्न एरिया में साइबेरिया मौजूद है, जिसे धरती के सबसे ठंडे इलाकों में से एक माना जाता है। साइबेरिया का टोटल एरिया 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। साइबेरिया के अलावा ईस्टर्न पार्ट का बाकी हिस्सा फार ईस्ट ऑफ रशिया कहा जाता है। दोस्तों साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया का मौसम इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा क्यों? आइए यहाँ की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। असल में साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया का इलाका बेहद ही ठंडा है। साल भर यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर ढकी रहती है। गर्मियों में कुछ समय के लिए लोगों को राहत मिलती है। सर्दियों में तो तापमान -50 डिग्री तक लुढ़क जाता है। ओमिकॉन और याकुत्स्क जैसे कुछ शहरों में तो टेम्परेचर -70 डिग्री तक गिर जाता है। इन शहरों को धरती की कोल्डेस्ट सिटी कहा जाता है। इतनी ठंड पड़ने के कारण यहाँ किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आम लोगों के पास जीवन यापन करने के कोई खास साधन नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की खेती बाड़ी नहीं की जा सकती क्योंकि इन इलाकों में फर्टाइल लैंड ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। यूरोप से तो साइबेरिया बहुत ज्यादा दूर है ही, लेकिन साथ ही साइबेरिया के अंदर जो शहर है वो भी एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। नोवोसिबिर्स्क, ओम्स्क, कास्त्रोयार्स्क, येकातेरिनबर्ग जैसे कुछ शहर रशिया की ईस्टर्न रीजन में है, लेकिन इन शहरों के बीच जो फासला है उन्हें कवर करना आसान नहीं है। बीच रास्ते में पहाड़, खाली मैदान और घने जंगल ही जंगल है। हालांकि सोवियत संघ ने साइबेरिया में रेल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे की शुरुआत की थी। ये धरती की सबसे बड़ी रेल जर्नी है जो 9000 किलोमीटर की है और इस दौरान ये 8 अलग अलग टाइम जोन से होकर गुजरती है। इस कनेक्टिविटी के बावजूद साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में ट्रेवल करना आसान नहीं है। सड़कें ना के बराबर हैं। जिन इलाकों में सड़कें हैं वहाँ भी बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। यहाँ लोगों के पास ना तो रोजगार के साधन है और ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज। कोई खास इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड नहीं है। यही कारण है कि इतने विशाल एरिया में टोक्यो शहर से भी कम लोग रहते हैं। वैसे तो पूरे रशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 8.5 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर
किलोमीटर की है, लेकिन एशियन रशिया में ये डेंसिटी गिरकर 2 से 3 ही रह जाती है। कई घोस्ट टाउन इन इलाकों में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोप की साइड वाले रशिया में इंसानों के लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए लाइफ इजी है। एक अनुमान के मुताबिक रशिया की ईस्टर्न साइड रहने वाले लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए वेस्टर्न रशिया के मुकाबले 4 गुना अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है। असल में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। जो सामान यहाँ तक आता है ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वेस्टर्न रशिया में कई इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक हब है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है। यहाँ पर ब्लैक अर्थ बेल्ट भी है जिसे धरती की सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर वीट, बार्ले और सनफ्लावर का प्रोडक्शन होता है। वेस्टर्न रशिया में जमीन भी समतल है। हेल्थ केयर, एजुकेशन सहित अन्य सभी प्रकार की फैसिलिटी यहाँ आसानी से मिल जाती है। सभी गवर्नमेंट ऑफिस और बिजनेस भी इस साइड के शहरों में है। मॉस्को में रहने वाले लोग की एवरेज सैलरी रूस के लोगों की एवरेज सैलरी से डबल है। यहाँ पर लोग का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है। दोस्तों, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बाद एक नजर हम रूस की हिस्ट्री पर भी डाल लेते हैं। इतना विशाल होने के बावजूद ये देश 80% खाली नजर आता है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण भी हैं। मूल रूप से रूस की स्थापना यूरोप के पास कीवियाई रूस के रूप में स्थापित हुई थी। उस समय यहाँ पर कई स्मॉल स्लाविक कम्युनिटी रहा करती थी। फर्टाइल लैंड और नदियाँ पास में होने के कारण लोगों को ये जगह काफी पसंद आई। एक समय ऐसा आया जब मंगोल्स ने रूस पर आक्रमण कर दिया। हालांकि रूस के लोगों ने विद्रोह कर जल्द ही मंगोल से आजादी पा ली, लेकिन यहाँ पर रूस को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी सीमा बढ़ाने की जरूरत है। अपनी सीमा इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि दुश्मन देश कंफ्यूज हो जाए। पहाड़ों, जंगलों और खाली मैदानों को पार करना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। साल 1533 में इवान द टेरेबल ने रूस का जमकर विस्तार किया। साइबेरिया वाले हिस्से को भी रूस के साम्राज्य में मिला लिया। रूस ने साइबेरिया तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर बस्तियां आबाद नहीं थी। 17th-18th सेंचुरी के बाद साइबेरिया में लोगों को बसाने की कोशिश की गई। यहाँ लेबर कैंप बनाए गए जहाँ पर कैदियों को रखा जाने लगा। करीब 8 लाख लोगों को यूरल माउंटेन के पास साइबेरिया में रहने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को साइबेरिया में बसाने का ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लोगों को जबरदस्ती इन इलाकों में मजदूरी के लिए भेजा गया। 1920s में जोसेफ स्टालिन ने लाखों कैदियों को साइबेरिया में भेजा। उनसे माइंस में काम कराया जाता है और जंगलों में लकड़ी काटने का काम उन्हें सौंपा गया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी उन्हीं लोगों की मदद ली गई। बदले में उन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे। सर्दियों में रात काटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था और कई लोग ठंड में दम भी तोड़ दिया करते थे। हिस्टोरियल रिकॉर्ड्स के अनुसार गुलक प्रोग्राम के तहत 18 से 20 मिलियन कैदियों को पूर्वी साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया भेजा गया था। आज भी सरकार साइबेरिया में लोगों को बसाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। साल 2016 में फार ईस्टर्न हेक्टेयर प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत रूस के लोगों को फ्री में 1-1 हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई। साथ में टैक्स रिबेट और पैसों का लालच लोगों को दिया गया। सरकार साइबेरिया के घोस्ट टाउन्स को फिर से आबाद करना चाह रही है। अभी तक 80,000 रशियंस इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। यहाँ पर फ्री इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात कही गई है। गैस पाइपलाइन सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सभी स्कीम्स के बावजूद पिछले 15 सालों में साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया की आबादी में 14% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है और फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में रशिया की आबादी में सालाना 5 लाख की गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, भले ही साइबेरिया में सिर्फ पहाड़, मैदान और जंगल है और यहाँ भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद रूस इस एरिया को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। असल में ये जगह रूस के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे दुर्गम इलाके के कारण ही रूस पर कोई देश ईस्टर्न साइड से हमला नहीं कर सकता। इतिहास में रूस ने अपने विशाल साइज और वीरान भूमि के कारण नेपोलियन और हिटलर को चकमा दिया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की नाजी आर्मी को रूस ने पहले साइबेरिया तक आने का मौका दिया और जब उनकी सेना यहाँ पे आई तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कोई देश अगर रूस में ईस्टर्न साइड से अटैक करता है तो वेस्टर्न रूस तक पहुँचते पहुँचते उसके ज्यादातर संसाधन खत्म हो जाएंगे और उसकी सेना भी बुरी तरह से थक जाएगी। यूराल पर्वत को पार करके वेस्टर्न रशिया तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, रशिया के खाली और सुनसान इलाकों में कई प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। रूस के पास दुनिया में नेचुरल गैस एंड ऑयल का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, यूरेनियम और कोल के भी ढेरों भंडार साइबेरिया रीजन में है। रूस के 40% कोल भंडार इसी इलाके में है। इसी एरिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पर 540 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। हालांकि इन रिसोर्सेज को निकालना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। मोटी बर्फ की चादर हटाकर जमीन में खुदाई करने में बहुत ज्यादा लागत और मेहनत लगती है, लेकिन फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी से उन संसाधनों तक पहुंचना और आसान हो सकता है।
दोस्तों, साइबेरिया वाला इलाका रूस के लिए स्ट्रैटेजिकली और मिलिट्री के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर रूस ने कई बफर जोन्स बनाए हुए हैं। रूस ने अपने कई न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इन इलाकों में सीक्रेट जगहों पर छिपाई हुई है। 20वीं सेंचुरी में रूस ने बहुत प्लानिंग के साथ इन सब चीजों को एग्जीक्यूट किया था। घने जंगलों के बीच कोई भी चीज ट्रेस करना रडार के लिए भी आसान नहीं है। अपने कई मिलिट्री बेस रूस ने दुर्गम और वीरान इलाकों में बनाए हुए हैं और यही वजह है कि रूस के लिए ये खाली जगह भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी एंड में आपको एक और मजेदार बात बता दें कि आज के समय में रूस का एरिया शायद और भी काफी बड़ा हो सकता है। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद 15 देश रूस से अलग हो गए थे। इसके अलावा एक टाइम पर अलास्का भी रूस की ट्रीटी हुआ करता था, लेकिन रूस को उस समय अपने बॉर्डर्स मैनेज करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। रूस को लग रहा था कि अलास्का उसके लिए बोझ बना हुआ है और इसलिए उसने पूरा अलास्का साल 1867 में अमेरिका को सिर्फ $7.2 मिलियन में बेच दिया था। ये सौदा 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से हुआ था। अगर ये सब जगह भी आज रूस का हिस्सा होती तो रूस शायद आज अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल होता और ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर पहचाना जाता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर रूस का 80% इलाका खाली क्यों है। दुनिया में सबसे बड़ा देश होने के बावजूद रूस अपनी सीमाओं का आज भी विस्तार कर रहा है। बेलारूस और यूक्रेन सहित कई देशों में समय समय पर रूस हस्तक्षेप करता रहता है। कहा जा रहा है कि 2030 तक रूस बेलारूस को अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में फ्यूचर प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। अभी हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन